बहुत सारे लोगों को लिखने पढ़ने का शौक़ होता है, तो वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो उनको फ्यूचर में हेल्प आउट कर सके। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको नेक्स्ट 48 आवर में मास्टरी ऑफ स्किल्स करने में हेल्प आउट कर सकती है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए खुश आमदीद ज़िंदगी आप लोगों को फिर एक छोटी सी कहानी में, और आज की कहानी हमारी रिलेट कर रही है मास्टरी ऑफ स्किल इन नेक्स्ट 48 आवर। कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप किसी भी स्किल के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आज के स्पेशल स्टेप्स आपको हेल्प आउट करेंगे किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए। तो आज में हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है मास्टर ऑफ फोकस लर्निंग। अब इसमें ऐसा होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्किल सीखने का शौक़ है और सेम टाइम पे सीखने का शौक़ है। तो आप लोग करते हैं बहुत बड़ी गलती। आप लोगों ने उस गलती से करना है ग्रेस, और आपने फोकस करना है सिर्फ एक ही स्किल पे जो कि आपको सीखनी है। 48 आवर लगाकर आपने सिर्फ और सिर्फ उसी फोकस करना है कि मुझे ये वाला स्किल सीखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे वीडियोग्राफिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी एक स्किल को पहले मास्टर कर लूँ, फिर दूसरी स्किल के ऊपर जाऊँ। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल को पहले मास्टर करूँगा और फिर वीडियोग्राफी की स्किल की तरफ जाऊँगा। इससे ये होगा कि मैं दोनों स्किल्स को नेक्स्ट 48 आवर में इजीली सीख सकूँगा। लेकिन अगर मैं दोनों एट द सेम टाइम पे करूँगा तो 48 आवर में तो क्या, मैं नेक्स्ट 7 डेज़ में भी इसको नहीं सीख पाऊँगा। स्टेप 2, मास्टर टेक्निक फॉर अ फास्टर लर्निंग। अब इस स्टेप में ऐसा होता है कि आप लोगों को एक रोड मैप बनाना है जो स्किल आपने सीखना है। एग्जाम्पल, अगर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल सीखना है तो मैं माइंड में उसका एक मैप बनाऊँगा कि मुझे बेसिक कहाँ से सीखना है। बेसिक सीखने के बाद मैं एडवांस में जाऊँगा, और एडवांस के बाद मैं जो टॉप एंड होता है उसमें जाऊँगा। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको बार बार लर्निंग करने पे मजबूर करता है, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप एक बहुत बेहतरीन किस्म के स्किल को मास्टर कर लेते हैं। इजी है अगर आप इसको इजीली कर पाएँ। टफ भी उन लोगों के लिए है जो इसको मैनेज नहीं कर पाते। जैसे जैसे मैनेज होता जाता है वैसे वैसे स्किल बेहतर होती जाती है। स्टेप 3, प्रायोरिटाइजिंग एंड चंकिंग। अब माना कि हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको इकट्ठे ला के मैनेज कर लें। तो अपने जो भी स्किल सीखना है उसको अपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप लोगों ने बैकग्राउंड बनाया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, पहले आपने बैकग्राउंड बनाया, थोड़ा सा ब्रेक किया, ब्रेक से वापस आने के बाद आपने उसका फ्रंट एंड बनाया, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक किया, और फिर आकर आपने जो टेक्स्टिंग ऐड करनी है उसको ऐड किया। जब आप ये करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बनाई हुई चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव होगा, और आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं यार ये काम मेरा काफ़ी बेहतर है। इसी पे दूसरा लेकर आता हूँ जिसमें आपको लगता है कि यार एक ही दफ़ा मैं कहूँ और गैप हो जाऊँ, एक साथ करने वाले को और थोड़ा थोड़ा काम करने वाले को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा काम जो आपने किया होगा वो काफ़ी बेहतर लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि चंक्स में काम करें, उससे ये होगा कि आप अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टेप 4, एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव कंजप्शन। अब इस स्टेप में ऐसा होता है कि आपने जो भी सीखना है एक्टिव लिसनिंग करनी है, मतलब बैठे बैठे वहीं पे रहना है, ताकि आप वो जो भी इंसान आप तक कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो आप अंडरस्टैंड इजीली कर पाए। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके पैसिव कंजप्शन में ऐड हो जाएगी, और जो भी काम आप करेंगे वो आपके ब्रेन की इस सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहेगा। जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस मज़ीद करते जाएंगे तो आप मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। किसी भी स्किल को सीखने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आपने पहले लर्निंग कर लिया, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस में जो भी चीज़ आपको हेल्प आउट होती है वो आपको मास्टरी स्किल करने में काफ़ी बेहतर है। स्टेप 5, इंटरलिविंग एंड स्पेस लर्निंग। इस स्टेप में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा थोड़ा गैप देना। अब जब गैप देख के आप कोई भी काम करते हैं तो बेहतर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम 9th-10th में थे तो हमारे लिए बड़े बड़े पैराग्राफ को याद करना काफ़ी मुश्किल था। तो हम क्या करते थे, हम उनको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर याद करते थे। उससे ये होता था कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस उसको तैयार करते थे तो वो काफ़ी जल्दी मेमोराइज हो जाता था। इसके कंपैरिजन में अब वो काम देखें, आपने थोड़ा सा पढ़ा, जानबूझ के ब्रेक ले लिया, फिर आप वापस आए, आपने फिर पढ़ा। अब आपने जब दोबारा पढ़ा होगा तो आपको ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं याद रहेगा। लेकिन इसी की जगह अगर आप वो दूसरा स्टेप देखें जहाँ पे आप लिटिल बिट स्पेस ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपने ऊपर से पढ़ा, फिर नीचे से पढ़ा, फिर नीचे से पढ़ा, 3 स्टेप 3 गैप्स के साथ जब आप दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे याद हो गया। सो उसकी प्रैक्टिस करते रहना, उसको दोबारा रिवीजन करना, ये चीज़ आपको उसको याद करने में काफ़ी हेल्पफुल था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं यही टेक्निक यूज़ करता था
जब मुझे 2-2 पेजेस का सवाल याद करना होता था, याद तो होता नहीं था, लेकिन ये टेक्निक मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी और ये ही वो स्टेप थे कि आज मैं एक अच्छी डिग्री के लिए भाग रहा हूँ। स्टेप 6, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीपिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीपिंग का मतलब है कि स्लीप लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता कि रात को पढ़ो और सुबह उठ के उसकी रिवीजन करो तो डेटा आपके दिमाग में सेव रहता था। ये बड़े बुज़ुर्गों की बात है, लेकिन आज भी साइंस इस चीज़ को जब तहकीक में लेकर आई तो उन्होंने वाकई में इस चीज़ को प्रूव किया। यस, वी आर एक्सेप्टिंग इट। तभी कहा जाता है कि कुछ भी पढ़ो, रात को पढ़ो, सुबह उसकी रिवीजन कर लो। एक और चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, जब इंसान स्लीप मोड में होता है तो उसका ब्रेन काफ़ी अच्छे से एक्टिव होता है और जो डेटा उसके अंदर सेव होता है वो उसी को यूज़ कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ब्रेन जब स्लीप मोड में होता है तो वो डेटा कंजप्शन नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप दोबारा उठते हैं तो वही डेटा ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है। स्टेप 7, हैकिंग द एनवायरनमेंट। ये स्टेप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे फेवरेट भी है। वो इसलिए कि जब भी आप कहीं पे बैठे होते हैं तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारा होती है डिस्ट्रैक्शन को आपने करना है इग्नोर, और आपने जो आपका मेन फोकस है उसके ऊपर रखना है। एग्जांपल के तौर पर स्टडी के टेबल पर सिर्फ किताबें होने चाहिए, मोबाइल या कंप्यूटर नहीं। क्यों? अगर वो वहाँ पर होगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा, यार चल लैपटॉप चला लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ, कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, या फिर मोबाइल होगा तो स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो किताबें हैं, और जब भी आप इधर उधर नज़र आएंगे तो किताबें हैं, तो आपका माइंड फोकस रहेगा कि यार जो मैं लेकर आया हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को रिवाइज करें। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो आपको सिर्फ उसी स्किल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना है, उससे ऐसे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। एग्जांपल के तौर पर आपने वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई हैं, अब आपने जब वो वीडियोस ऑन करनी है तो अपने डेटा ऑफ रखना है। डेटा ऑफ रखने से बेनिफिट ये होगा कि आपका माइंड किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, यार फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ मैं कंजप्शन करने आया हूँ वो है मास्टरमाइंड स्किल्स की, तो वो आपको उसी की तरफ रखेगा। और अगर आपने डेटा गलती से ऑन कर लिया, नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन ऑन। लास्ट स्टेप 8, डेवलपिंग आ लर्निंग माइंडसेट। अब इस स्टेप में क्या है कि यार पढ़ने का शौक़ किसको होता है? किसी को भी नहीं होता है, मुझे भी नहीं है, लेकिन लर्निंग करने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई 4 पेजेस का सिलेबस है और वो मुझे पढ़ना है तो मेरे लिए बोरियत है, लेकिन अगर मुझे उससे लर्न करना है तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। लर्निंग में और स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं इसको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लर्निंग इंसान अपने इंटरेस्ट बेस पे करता है, लेकिन जो पढ़ाई होती है वो दूसरे के इंटरेस्ट बेस पे होती है। लाइक इंसान को फोर्स किया जाता है कि यार ये पढ़ो, लेकिन लर्निंग इंसान खुद करता है। जो चीज़ इंसान खुद करता है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और यही चीज़ इंसान को लर्निंग वाले माइंडसेट से और एजुकेशन वाले माइंडसेट से डिफरेंस बनाती है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूँ। लर्निंग और एजुकेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। होपफुली कि मैं आने वाले टाइम में ये एक वीडियो भी बना दूँगा। फ़िलहाल ये कहानी यहाँ पर इख्तिताम होती है और मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। पर उससे पहले आपको बताता हूँ, इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होने के बावजूद मैं अपनी वीडियो के अंदर फोकस नहीं कर पा रहा होता। क्यों? क्योंकि भाईजान साउंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से। आई नो कि आपको भी काफ़ी सारा बोरियत फील होता होगा, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है और मेरे पास माइक भी नहीं है, तो ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जैसे ही आपका सपोर्ट मिलेगा मैं इस चीज़ को बेहतर करूँगा और आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि मुझे बेहतर बना रही हैं। फ़िलहाल यही थी आज की स्टोरी। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।